गुर्जर प्रतिहार वंश। भारतीय इतिहास के पन्नों में न जाने कितने ऐसे शक्तिशाली राजवंश छिपे हैं जिनकी कहानियां आज भी हमें हैरान कर देती हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे ही प्राचीन और बेहद ताकतवर राजवंश के रहस्यों को डिकोड करने जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं गुर्जर प्रतिहार राजवंश की। तो चलिए पूरे उत्साह के साथ तथ्यों और ऐतिहासिक दस्तावेजों में गोता लगाते हैं और इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, कोई ऐसा युद्ध या महासंग्राम जो एक दो दशक नहीं बल्कि पूरे 200 सालों तक चला हो। भारत के इतिहास में इस त्रिपक्षीय संघर्ष ने उत्तर भारत की राजनीति की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी थी। अब सवाल यह है कि इस 2 सदी लंबे संघर्ष का असली नायक कौन था? वो कौन सी महाशक्ति थी जिसने इतने लंबे समय तक अपना दबदबा बनाए रखा? आज के इस विश्लेषण में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। इस पूरी कहानी को अच्छे से समझने के लिए हमने इसे 5 अहम हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम इनके नाम का असली मतलब समझेंगे। फिर हम उस त्रिपक्षीय संघर्ष और उनके शक्ति केंद्रों के नक्शे पर नजर डालेंगे। उसके बाद बात होगी इनकी उत्पत्ति से जुड़े अलग अलग ऐतिहासिक मतों की। चौथे हिस्से में हम देखेंगे कि विदेशी यात्रियों और शिलालेखों ने इनके बारे में क्या कहा है, और आखिर में इनकी सबसे पुरानी मंडोर शाखा के बारे में जानेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के अपने पहले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। गुर्जर प्रतिहार, आखिर इस नाम का अर्थ क्या है? अब देखिए, गुर्जर शब्द सुनते ही अक्सर लगता है कि यह किसी विशेष जाति की बात हो रही है ना? लेकिन इतिहासकार कुछ और ही बताते हैं। दरअसल प्राचीन काल में आज के जोधपुर और उसके आसपास का जो इलाका था, उसे गुर्जरात्रा कहा जाता था। तो इस भौगोलिक क्षेत्र से आने के कारण ही इन्हें गुर्जर कहा गया। और बात करें प्रतिहार की, तो इसका सीधा सा मतलब होता है द्वारपाल या पहरेदार। ऐतिहासिक ग्रंथों की माने तो ये राजवंश खुद को भगवान राम के भाई लक्ष्मण जी का वंशज मानता है, क्योंकि लक्ष्मण जी ने भी वनवास के दौरान एक रक्षक या प्रतिहार की ही भूमिका निभाई थी। कितना दिलचस्प है ना ये कनेक्शन। नाम के पीछे की कहानी तो एकदम साफ हो गई। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे बिंदु पर, वो त्रिपक्षीय संघर्ष और इनके शक्ति केंद्र, जहां से इन्होंने अपना राजकाज चलाया। अगर हम इनके विस्तार को देखें तो राजस्थान के इतिहास में मंडोर इनकी सबसे पुरानी और मूल शाखा थी, जिससे पहले मांडवपुर कहा जाता था। इसके बाद नागभट्ट प्रथम ने भीनमाल को अपना एक बड़ा केंद्र बनाया। कुछ समय के लिए मेड़ता भी इनकी राजधानी रहा। और अगर पूरे भारत के नजरिए से देखें तो अवंती यानी उज्जैन भी एक बेहद महत्वपूर्ण शक्ति केंद्र था। लेकिन इन सब के बावजूद एक जगह ऐसी थी जो इन सबके लिए परम लक्ष्य थी, सबसे उपजाऊ, सबसे समृद्ध केंद्र जिसे हर कोई पाना चाहता था, और वो था कन्नौज। कन्नौज उस समय सत्ता का अल्टीमेट प्राइज बन चुका था, और इसे पाना कोई बच्चों का खेल नहीं था। इसके लिए एक विशाल त्रिपक्षीय संघर्ष छिड़ा जो लगभग 200 सालों तक चलता रहा। जरा कल्पना करके देखिए, 200 साल! आज के कई देशों का तो कुल इतिहास भी इतना पुराना नहीं है। ये महासंग्राम बंगाल के पाल वंश, दक्षिण के राष्ट्रकूटों और हमारे गुर्जर प्रतिहारों के बीच था। और इस 2 सदी लंबी खींचतान में आखिर में जीत का सेहरा गुर्जर प्रतिहारों के हिस्से बंधा। इतने बड़े और ताकतवर साम्राज्य की नींव रखने वाले आखिर आए कहां से थे? इसी सवाल के साथ हम पहुंचते हैं अपने तीसरे हिस्से पर, उत्पत्ति के विभिन्न मत। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनकी उत्पत्ति का विषय इतिहासकारों के बीच एक बहुत बड़ी और तीखी अकादमिक बहस का मुद्दा रहा है। हम यहाँ किसी एक का पक्ष नहीं ले रहे, बल्कि दोनों पहलुओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ वो इतिहासकार हैं जो विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत देते हैं, जैसे वी.एस. स्मिथ और हॉर्नले। इन्हें हूणों की संतान मानते हैं। तो भगवान लाल इंद्रजी कहते हैं कि ये कुषाणों के साथ भारत आए। कैनेडी महोदय तो सूर्य पूजा के आधार पर इन्हें ईरानी मूल का बता देते हैं। लेकिन रुकिए, दूसरी तरफ स्वदेशी उत्पत्ति के भी बहुत मजबूत तर्क हैं। गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी पूरे जोर शोर से इन्हें भारत के ही देशी क्षत्रिय मानते हैं। बी.एन. पुरी ने तो विदेशी सिद्धांत को सिरे से खारिज कर दिया है। और तो और चीनी यात्री हुएनसांग ने भी अपने दस्तावेजों में इन्हें स्पष्ट रूप से भारतीय क्षत्रिय ही लिखा है। अब हुएनसांग की बात चली है तो ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि दुनिया के बाकी लोगों ने इन्हें किस नजरिए से देखा। चलिए बढ़ते हैं अपने चौथे बिंदु की ओर, अरबी यात्री और शिलालेख। अक्सर इतिहास पढ़ते हुए हमें ये याद रखने में बड़ी दिक्कत होती है कि कौन सा अरबी यात्री किस राजा के दरबार में आया था, है ना? चलिए आज इसे हमेशा के लिए आसान बना देते हैं। बस एक छोटी सी ट्रिक याद रखिए, मिशुमल का फॉर्मूला।
अब ये मिशुमल क्या है? मिसु यानी मी से राजा मेहरभोज और सु से सुलेमान। सुलेमान ने गुर्जर प्रतिहारों को जुर्ज कहकर पुकारा। और दूसरा है म अल। म से महिपाल और अल से अल मसूदी। अल मसूदी ने इन्हें अल गुजर कहा और यहाँ के राजाओं को वो बोरा कहकर बुलाता था। हो गया ना आसानी से याद। यात्रियों के किस्सों के बाद बात करते हैं उन साक्ष्यों की जो पत्थरों पर हमेशा के लिए दर्ज हो गए। चीनी यात्री हुएनसांग ने इनकी राजधानी भीनमाल को एक बड़ा ही अनोखा नाम दिया था, पीलो मोलो। अगर सबसे पुराने लिखित साक्ष्य की बात करें तो चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल शिलालेख में इनका सबसे पहला जिक्र मिलता है। और यहाँ भी एक शानदार मेमोरी ट्रिक है। रानी देख, रा से राधनपुर, नी से नीलकंठ, दे से देवली और खा से करहाड़। ये वो चार प्रमुख शिलालेख हैं जिनमें इन्हें साफ तौर पर गुर्जर कहा गया है। इसके अलावा प्रसिद्ध इतिहासकार मुहड़ोत नेन्सी ने अपनी ख्यात में इनकी 26 अलग-अलग शाखाओं का जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने भी मंडोर को ही सबसे प्राचीन बताया है। चूंकि मंडोर सबसे पुरानी शाखा है, तो हमारा ये एक्सप्लेनर तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक हम इसके प्रारंभिक शासकों को ना जान लें। तो ये रहा हमारा पांचवा और अंतिम हिस्सा, मंडोर शाखा और प्रारंभिक शासक। इस वंश की शुरुआत भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। मंडोर शाखा के आदि पुरुष या संस्थापक माने जाते हैं राजा हरिश्चंद्र। ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि इनकी दो पत्नियां थीं। एक थी क्षत्रिय पत्नी जिनका नाम भद्रा था और दूसरी थी ब्राह्मण पत्नी जिन्हें द्विजात्मा कहा गया। राजशाही की जो मुख्य लाइन आगे बढ़ी वो क्षत्रिय पत्नी भद्रा के चार पुत्रों से चली। इन चार बेटों के नाम थे भोगभट, कक्का, रज्जिल और दद्ध। और यहीं से शुरू हुआ मंडोर की मुख्य वंशावली का सफर। अगर हम इस वंशावली की टाइमलाइन पर एक नजर डालें तो पता चलता है कि पहली पीढ़ी में रज्जिल ने कमान संभाली। इन्होंने ही मंडोर को राजधानी बनाया और राजसूय यज्ञ करवाया। फिर आए नागभट्ट प्रथम, जिन्होंने साम्राज्य को मेड़ता और भीनमाल तक फैला दिया। मध्यकाल आते आते सिल्लुक जैसे राजा हुए जिन्होंने सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर बनवाया। और जोड़ प्रतिहार जैसे शासक अपनी शानदार वीणा वादन कला के लिए मशहूर हुए। 837 ईस्वी में बाउक ने मंडोर का विष्णु मंदिर बनवाया। और फिर 9वीं सदी के अंत में आए कक्कुक। कक्कुक अपनी दानवीरता के लिए इतने लोकप्रिय थे कि कुवलया माला जैसे ग्रंथों में उन्हें इस वंश का कर्ण तक कह दिया गया। हर एक शासक ने अपने समय में राजपाट के साथ साथ एक अमिट सांस्कृतिक छाप छोड़ी। और इसी के साथ हम इस ऐतिहासिक सफर के अंत में पहुंच गए हैं। लेकिन जाने से पहले एक सवाल आपके मन में जरूर छोड़कर जाना चाहूंगा। इन शुरुआती अनुशासित वंशावलियों और 200 सालों के उस अथक संघर्ष ने राजस्थान और भारत के इतिहास को कितनी गहराई से आकार किया होगा। एक छोटे से क्षेत्र गुर्जरातरा से उठकर कन्नौज के अल्टीमेट प्राइस पर 200 सालों तक राज करना, ये सिर्फ तलवारों और युद्धों की कहानी नहीं है। ये कला, संस्कृति और एक ऐसे अटूट दृढ़ संकल्प की कहानी है जिसने भारतीय इतिहास की नींव को मजबूत किया। उम्मीद है इस एक्सप्लेनर से आपको कुछ नया और रोमांचक सीखने। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जो करना और शेयर भी करना है। धन्यवाद। ऐतिहासिक विश्लेषण में हम भारतीय इतिहास के एक ऐसे शानदार पन्ने को पलटने जा रहे हैं जो रोमांच से भरा है। ये कहानी है गुर्जर प्रतिहार राजवंश की। हम इनके नाटकीय उदय, सांस्कृतिक चरम और अंततः उस पतन का गहराई से विश्लेषण करेंगे। एक ऐसा साम्राज्य जिसने सदियों तक भारत के एक बड़े हिस्से पर राज किया, विदेशी आक्रमणों को सीना तान कर रोका, लेकिन आज जैसे इतिहास के पन्नों में कहीं गुमसा हो गया है। तो चलिए सीधे इस महाकाव्य में गोता लगाते हैं। इस सफर में हम 5 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। नागभट्ट प्रथम का उदय, वत्सराज के युग का संघर्ष, नागभट्ट द्वितीय का शासन, मिहिर भोज का चरम और अंत में इस महान राजवंश का पतन और उनके अंतिम शासक। तो शुरुआत करते हैं पहले भाग से, नागभट्ट प्रथम का उदय और अवंती व कन्नौज में इस साम्राज्य की नींव रखना। इस साम्राज्य की असल कहानी मंडोर की सबसे पुरानी शाखा से शुरू होती है। यहाँ से नागभट्ट प्रथम ने बड़ी ही रणनीति के साथ अपनी ताकत बढ़ाई। पहले मंडोर, फिर भीनमाल और जालौर में अपनी शुरुआती क्षेत्रीय शक्ति स्थापित की। और अंत में उन्होंने उज्जैन यानी अवंती को अपनी बेहद महत्वपूर्ण दूसरी राजधानी बना लिया। मतलब एकदम सधा हुआ और मजबूत भौगोलिक विस्तार। अब इनका रुतबा सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं था। एक दिलचस्प बात बताता हूँ। मशहूर चीनी यात्री हुएनसांग ने अपनी बहुत ही प्रसिद्ध किताब सी यू की में भीनमाल शहर का जिक्र किया है। और पता है उसे क्या नाम दिया? पी लो मो लो,
यानी दूर दराज के विदेशी विद्वान और यात्री भी इस शहर की अहमियत को बखूबी जानते थे। नागभट्ट प्रथम की ताकत का अंदाजा उनकी इन 4 शानदार उपाधियों से ही लग जाता है। नागा अवलोक उनका मूल नाम आधारित टाइटल था। नारायण दिखाता है कि वो भगवान विष्णु के कितने बड़े भक्त थे, लेकिन इसके साथ ही वो म्लेच्छों के नाशक यानी विदेशी आक्रमणकारियों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाले और इंद्र के दंभ का नाशक भी कहलाए। सच में धर्म और प्रचंड सैन्य शक्ति का क्या गजब का तालमेल था। आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, वत्सराज और त्रिपक्षीय संघर्ष। असल में यही वो शख्स थे जिन्हें साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अब इस दौर की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक घटना थी त्रिपक्षीय संघर्ष। ये कन्नौज के बेहद उपजाऊ और अमीर इलाके पर कब्जा करने के लिए प्रतिहारों, पालों और राष्ट्रकूटों के बीच कई पीढ़ियों तक चला एक भयंकर भू राजनीतिक टकराव था। नागभट्ट प्रथम ने तो बस जमीन तैयार की थी, लेकिन वत्सराज ने उस पर पूरा का पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया। इस महायुद्ध में उन्होंने पालों के राजा धर्मपाल को तो धूल चटा दी, लेकिन राष्ट्रकूट राजा ध्रुव के हाथों उन्हें एक करारी हार का सामना भी करना पड़ा। यहाँ धार्मिक मान्यताओं में एक बड़ा ही शानदार कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ नागभट्ट प्रथम और द्वितीय जैसे कट्टर वैष्णव थे, जो परम भट्टारक जैसी भारी भरकम उपाधियां लेते थे। वहीं दूसरी ओर वत्सराज एकदम कट्टर शैव थे। लेकिन सबसे खास बात यह है कि अपनी अलग आस्था के बावजूद उन्होंने ओसिया में प्रसिद्ध महावीर जैन मंदिर का निर्माण करवाया। सोचिए, उनकी सोच और सांस्कृतिक नजरिया कितना व्यापक रहा होगा। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वत्सराज का युग सिर्फ खून खराबे और युद्धों तक ही सीमित था। ये वो दौर था जब कला और साहित्य भी अपने चरम पर थे। उद्योतन सूरी ने कुविलय माला जैसी महान कृति लिखी, जिसमें भारत की 18 देशी भाषाओं का बहुत ही सुंदर जिक्र है। और उधर चिनसेन सूरी ने हरिवंश पुराण रच डाला। इससे साफ पता चलता है कि उनके दरबार में ज्ञान और साहित्य को कितना ऊंचा दर्जा हासिल था। अब आते हैं तीसरे भाग पर, नागभट्ट द्वितीय का शासन, कन्नौज को वापस पाना और अरबों का डटकर सामना करना। वत्सराज के बाद गद्दी संभाली नागभट्ट द्वितीय ने। इन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष में बाजी मारी और कन्नौज को हमेशा के लिए अपनी राजधानी बना लिया। इनकी ताकत का खौफ कैसा था, ये ग्वालियर प्रशस्ति की इस एक लाइन से समझिए। जिस प्रकार पतंगे अग्नि में आकर गिरते हैं, उसी प्रकार आंध्र, सिंध, विदर्भ और कलिंग के राजा नागभट्ट द्वितीय की ओर खींचे चले आए। सच में दुश्मनों के बीच उनका ये अजेय और चुंबकीय दबदबा रोंगटे खड़े कर देने वाला था। लेकिन इतने शक्तिशाली राजा का अंत वो भी उतना ही नाटकीय था। चंद्रप्रभा सूरी के ग्रंथ प्रभावक चरित के मुताबिक नागभट्ट द्वितीय ने पवित्र गंगा नदी में जल समाधि ले ली थी। एक ऐसा प्रतापी राजा जिसने पूरे उत्तर भारत में अपनी धाक जमाई, उसका इस तरह स्वेच्छा से पानी में विलीन हो जाना वाकई इतिहास के सबसे अनोखे और भावुक पलों में से एक है। चलिए अब पहुंचते हैं चौथे भाग पर, मिहिर भोज का चरम। ये वो समय था जब प्रतिहार शक्ति अपने बिल्कुल पूर्ण शिखर पर थी। पर इस महानता के पीछे एक बहुत ही काला सच छुपा है। पितृहंता यानी अपने ही पिता की जान लेने वाला मिहिर भोज ने सत्ता की चाह में अपने पिता रामभद्र की हत्या कर दी थी। ये एक ऐसा गहरा और कभी ना मिटने वाला दाग था जिसने उन्हें इस राजवंश के इतिहास में हमेशा के लिए पितृहंता के रूप में दर्ज कर दिया। भले ही शुरुआत इतने भयानक कलंक से हुई हो, लेकिन उनके साम्राज्य का विस्तार कुछ और ही कहानी बयां करता है। ग्वालियर प्रशस्ति में उन्हें आदिवराह कहा गया, दौलतपुर शिलालेख में प्रभास और बरहत आम्रपत्र में तो उन्हें संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला तक बता दिया गया। और यकीन मानिए, ये कोई हवाई बातें नहीं थी, बल्कि पूरे उपमहाद्वीप पर उनकी बेतहाशा सैन्य ताकत का जीता जागता सबूत था। इनके भू राजनैतिक प्रभाव को अगर सच में मापना हो, तो अरब यात्री सुलेमान की बातों पर गौर करना होगा। सुलेमान ने मिहिर भोज को अरबों का एक अमित्र और इस्लाम का एक शत्रु कहा था। मतलब विदेशी हमलावरों की नजर में वो सिर्फ एक राजा नहीं थे, बल्कि एक ऐसी फौलादी दीवार थे जिसे भेद कर अरब ताकतें भारत में घुसने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। आखिरकार हम पहुंचते हैं पांचवे और अंतिम भाग पर, पतन और अंतिम शासक। यानी वो दौर जहां से शक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लगी और अंतिम पतन की शुरुआत हुई। इतिहास का वो पुराना नियम तो हम सब जानते हैं कि जब शक्ति एकदम टॉप पर पहुंचती है तो ढलान का सफर भी वहीं से शुरू हो जाता है। महेंद्रपाल को देखिए, उन्हें निर्भय नरेश
और रघुकुल चूड़ामणि कहा गया, जो उनके कड़े शासन को दिखाता है। लेकिन उनके बाद आए महिपाल। उपाधियां तो उन्होंने भी विनायक पाल जैसी शानदार ली, पर इन्हीं के समय मशहूर अरब यात्री अल मसूदी भारत आया, और बस यहीं से हम इस महान साम्राज्य के दबदबे को बिखरता हुआ साफ साफ देख सकते हैं। हालांकि राजनीति भले ही डगमगा रही थी, लेकिन साहित्य की दुनिया में अभी भी स्वर्ण युग चल रहा था। इन दोनों शासकों के गुरु और दरबारी विद्वान थे राजशेखर, और उनके संरक्षण में कर्पूर मंजरी, बाल रामायण और काव्य मीमांसा जैसी अद्भुत रचनाओं का जन्म हुआ। मतलब एक तरफ साम्राज्य पतन की ओर बढ़ रहा था, लेकिन दूसरी तरफ साहित्य का ये अनमोल खजाना अपनी पूरी चमक बिखेर रहा था। और फिर आया वो खौफनाक साल 1018 ईस्वी। ये इतिहास का वो विनाशकारी मोड़ था जिसने रातों रात सब कुछ पलट कर रख दिया। महमूद गजनवी के भयानक और ताबड़तोड़ हमलों ने प्रतिहारों की बची खुची कमर भी पूरी तरह तोड़ दी। अगर हम इस पतन की टाइमलाइन देखें, तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। 1018 से पहले ही राजा राज्यपाल के समय शासन एकदम चरमरा गया था। फिर 1018 में महमूद गजनवी ने आक्रमण किया और पूरी राजधानी को बेरहमी से लूट लिया। इसके बाद तो बस नाम के लिए अंतिम शासक यशपाल बचे थे, और इसी तरह इस महान साम्राज्य का खामोशी से अंत हो गया और उस क्षेत्र में गहड़वाल राजवंश ने सत्ता संभाल ली। तो ये पूरी शानदार गाथा हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ी कर देती है। वो राजवंश जो सदियों तक विदेशी आक्रमणों के सामने एक अभेद्य दीवार बनकर डटा रहा, जिसने कला और साहित्य को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाया, वो आखिर इतिहास के पन्नों में कैसे इतना धुंधला हो गया। ये पूरी कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि पूर्ण सत्ता भी असल में कितनी नाजुक होती है, और बड़े से बड़ा साम्राज्य भी समय के इस उत्थान और पतन के चक्र से कभी नहीं बच सकता। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है ये सफर आपके लिए भी रोमांचक रहा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर भी करना है। धन्यवाद।